Hi friend, good morning. I am Rajesh Roshan and I am welcome to you in my channel. और आज हम लोग सीखेंगे कि जो कि हम लोग एक प्रोफेशनल एपीआई डेवलप करने सीखेंगे। और पहले तो हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और डॉट विजुअल स्टूडियो का यूज़ करके। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि चैट जीपीटी के हेल्प से कैसे उसे इम्प्रूव करते हैं और कैसे हम अपना टाइम सेव करते हैं कोड जनरेशन के लिए। तो हम इसमें क्या-क्या सब चीज़ करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए एक इंटरप्राइजेज डॉट नेट वेब एपीआई डेवलप करेंगे, जो कि कम्प्रिहेंसिव गाइडली होगा। इम्प्लीमेंटेड लेयर आर्किटेक्चर का यूज होगा, जिसमें कि हम पिछले जो सेशन हुआ था उसमें हमने आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का डाटाबेस डेवलप करने के लिए सिखाया था कि हम चैट जीपीटी का की मदद से कैसे एक प्रोफेशनल डाटाबेस बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा। तो उसमें आपको दिखेगा कि आप कैसे टाइम सेव करके एक प्रोफेशनल डाटाबेस स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। हम अब इसमें क्या क्या डेवलप करने वाले क्विकली हम उसको देखते हैं। तो हम 3 लेयर आर्किटेक्चर का यूज करेंगे, जिसमें कि हम ईएमएस का एक एपीआई बनाएंगे, फिर हम बेल लेयर बनाएंगे और बेल लेयर के बाद हम लोग एक डेल लेयर बनाएंगे और प्रेजेंटेशन एपीआई जो होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर होगा और बेल होगा बिजनेस लॉजिक लेयर होगा और डेल जो होगा वो डाटा एक्सेस लेयर होगा। डाटा एक्सेस लेयर में हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करेंगे और डाटाबेस ऑपरेशन देखेंगे और एंटिटी मॉडल्स होगा। बेल में हमारा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन होगा, बिजनेस रूल्स और वैलिडेशन होंगे, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और प्रेजेंटेशन लेयर में जो होगा उसमें कंट्रोलर होगा और एंड पॉइंट एपीआई एंड पॉइंट होंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग होगी और एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर हम लोग जो डाटाबेस जो डेवलप कर चुके हैं हम लोग, तो दो अप्रोच होता है। एक तो डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच हम लोग ले सकते हैं और दूसरा कोड फर्स्ट अप्रोच ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाटाबेस चूंकि डेवलप कर चुके हैं पहले, तो हम डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच लेंगे। और डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच लेने का मेरा मकसद यही होता है कि हम जितने भी मॉडल्स होते हैं हम लिखने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि डाटाबेस बनाना थोड़ा फास्टली हो जाता है और हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने जो डेवलपमेंट टाइम है उसको कैसे हम सेव करें और कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि डाटाबेस डिजाइन कर लीजिए और डाटाबेस डिजाइन करने के बाद स्काईफोल्ड का यूज कीजिए। ये क्या करता है आपके लिए, ऑटोमेटिकली मॉडल जनरेट कर देता है, जो कि आपको सेव करता है डेवलपमेंट टाइम को। इंश्योर करता है कि परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, जिसमें कि आपको प्राइमरी की फॉरेन की ये सब का अलाइनमेंट जो होगा वो प्रॉपर हो जाएगा। रिड्यूस मैनुअल मैपिंग जो होती है, मैनुअल मैपिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेंटेनेंस कंसिस्टेंटली जो होगा अक्रॉस द टीम वो बहुत ही फास्ट होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच लेंगे और स्काईफोल्ड का यूज करेंगे। फिर क्या होगा कि हम इसमें रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क का यूज करेंगे और इसमें जेनरिक रिपोजिटरी यूज करेंगे, स्पेसिफिक रिपोजिटरी यूज करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क का यूज करेंगे। तो रिपोजिटरी पैटर्न आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो भी कोई या ये नहीं यूज किया होगा तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग स्क्रैच से करेंगे और स्क्रैच से बना करके देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा जो अप्रोच होगा ये हमारा टाइम सेव किस तरह से करेगा और कैसे हमारा डेवलपमेंट लाइफ जो होगा, डेवलप लाइफ लाइफ टाइम जो साइकिल होगा उसका वो कैसे कम होगा। और यूनिट ऑफ वर्क जो होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा मल्टीपल रिपोजिटरीज के बीच में और इंश्योर करेगा कि ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी जो है अक्रॉस द ऑपरेशन वो बना रहे हमारा। फिर हम सर्विस लेयर आर्किटेक्चर का यूज करेंगे। सर्विस लेयर क्या होगा कि सर्विस इंटर इंटरफेस डेफिनेशन होगा, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस ऑपरेशन विद द क्लियर मेथड सिग्नेचर एंड रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंटेशन होगी, यूनिट ऑफ वर्क का इंटीग्रेशन होगा
और डीटीओ की मैपिंग होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्विस लेयर में ऐसे लेयर को बनाएंगे जहां पर कि हम सारे जितने भी हमारा डाटाबेस के अगेंस्ट में चेंज होगा, जैसे मॉडल होगा, मॉडल का इनपुट और आउटपुट में जो भी चेंजेस होगा हम सर्विस लेयर पर करेंगे, और सर्विस लेयर पर हम सारे चेंजेस करके एक डीटीओ में डाटा का रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे कंट्रोलर को। और इसमें क्या होगा कि जो कि रिस्पॉन्स जो होगा, रिस्पॉन्स का भी हम एक यूनिक रिस्पॉन्स बनाएंगे, जेनरिक रिस्पॉन्स बनाएंगे, और वो जेनरिक रिस्पॉन्स ही क्लाइंट को देंगे। फिर हम लोग सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, जेडब्ल्यूटी टोकन का ऑथेंटिकेशन करेंगे, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन करेंगे, पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए हम इंक्रिप्शन का यूज करेंगे। फिर हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। एक्सेप्शन कोई भी एक्सेप्शन होगा, उस एक्सेप्शन को हैंडलिंग करेंगे, मिडिलवेयर के थ्रू कैच करेंगे उस एक्सेप्शन को, और लॉग भी लिखेंगे, और उसका एक फॉर्मेट रिस्पॉन्स भी हम तैयार करेंगे, जो फॉर्मेट रिस्पॉन्स की जो भी एरर होगा या एक्सेप्शन आएगा उसका एक फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स भी एपीआई के जरिए हम जनरेट करने का प्रयास करेंगे। फिर लॉगिंग स्ट्रेटेजी होगी कि हम लोग इसमें लॉग लिखेंगे कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का और एक्सेप्शन का, ऑथेंटिकेशन का, डाटाबेस ऑपरेशन का, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का, ये सब का लिए हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे कि जब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में या सर्वर पर भी जब हमारा प्रोडक्शन के लिए चला जाता है तो लॉग हमारे पास रहता है, तो क्या होता है कि कोई भी एक्सेप्शन या एरर आता है तो उसे हैंडल करने में हमें मदद मिलती है। तो इस तरह से अगर हम थ्रू आउट द आर्किटेक्चर को देखें तो हमारा क्या होगा कि रिक्वेस्ट फ्लो जो होगा, रिक्वेस्ट फ्लो आर्किटेक्चर में क्या होगा कि एपीआई लेवल पर कंट्रोलर होगा, और कंट्रोलर क्या करेगा कि सर्विस लेयर को अपना रिक्वेस्ट देगा, और ये सर्विस लेयर क्या करेगा कि यूनिट ऑफ वर्क को कॉल करेगा, और यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी से बात करेगा, और रिपोजिटरी क्या करेगा, डीबी कंटेक्स्ट से बात करेगा, और डीबी कंटेक्स्ट में जो मॉडल होंगे वो डाटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर होगा, और ये पूरे आर्किटेक्चर को हम डेवलप करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको डेवलप करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आगे फिर जल्दी से देखते हैं कि जो कि विजुअल स्टूडियो में ये सब चीज को डेवलप करते हैं, और डेवलप करके आपको बताते हैं। चलिए हम फटाफट विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाते हैं, और सबसे पहले गए हम विजुअल स्टूडियो 22 का यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किए, और हमने API .NET कोर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हम लोग हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म हमने नाम दिया, फोल्डर का पाथ दिया, और हम इसको .API कर देते हैं। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था उस स्ट्रक्चर को, और हम लोग .NET कोर ले रहे हैं, .NET कोर 8.0 ले रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन में HTTPS ले रहे हैं, इनेबल ओपन API सपोर्ट ले रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन बन गया है। अब हम डेल लेयर में जाते हैं, और डेल लेयर में पहले हम क्या करते हैं कि एक फाइल बना एक फोल्डर बनाते हैं, और फोल्डर पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, पहले हम डाटा नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि एक फाइल ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कमांड की हमको हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी। हम उस कमांड को यहाँ पे डाल देते हैं, जिसके ज़रिए हम जनरेट करेंगे, और ये हमारा कमांड हुआ। हम अब कुछ पैकेज हमको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पैकेज ऐड करते हैं इसमें, और पैकेज में हम जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टार्टअप प्रोजेक्ट, एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट हम टूल पे जाते हैं, और हम या यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ से हम जाएंगे मैनेज
गेट पैकेज करते हैं, ब्राउज करते हैं, हम एसक्यूएल सर्वर के लिए कनेक्शन लेते हैं। तो पहले हम एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पैकेज लेते हैं। इसमें हम 1 मिनट हम एसक्यूएल सर्वर ये पैकेज हमें, और ये हम .NET 8 और 8 में बना रहे हैं, तो हम 8 में जाते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर हम एक और पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा टूल का। तो ये अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इसे। फिर हम एक पैकेज और ऐड करते हैं, वो है टूल का। तो ये टूल आ गया, इसका भी हम 8.0 वाला वर्जन लेते हैं ये लिए, और हमने इंस्टॉल कर लिया, इसको अप्लाई किया, एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से आकर के अब हम देखते हैं ये पैकेज क्यों जरूरी थी, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन बनेगा हमारा यहाँ। तो एसक्यूएल सर्वर के लिए हमको .NET एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो एंटिटी फ्रेमवर्क और एसक्यूएल सर्वर ये पैकेज हमको डालना पड़ेगा, और ये पैकेज डालना पड़ेगा। ये दो पैकेज हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार बिल्ड कर लेते हैं और बिल्ड करके देखते हैं तो सारा चीज़ सही है या नहीं है। तो बिल्ड सक्सीडेड हुआ, तो अभी तक हमारा डेल सही है। हम क्या करते हैं कि अब इसमें जो एक फाइल ऐड किया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक फाइल ऐड किया, स्क्रैप फोल्ड का यूज़ करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था। स्क्रैप फोल्ड का यूज़ करके हम फास्टली इसमें मॉडल वगैरह ऐड करते हैं और डाटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करते हैं, टूल में जाते हैं, गेट पैकेज मैनेजर कंसोल में जाते हैं, और हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि इसका DB कंटेक्स्ट में हमने सर्वर डिफाइन किया। ये मेरा सर्वर है, आपका जो भी सर्वर होगा इसको सर्वर उसका नाम डिफाइन कीजिएगा। किसी का लोकल होस्ट होगा तो लोकल होस्ट, या आईपी होगा तो आईपी से डिफाइन कीजिएगा। डाटाबेस का नाम हमने EMS रखा है, और हम उसके यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है वो डिफाइन कर दिया। ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए है, जो डाटाबेस से कनेक्शन बनाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि ये एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस एसक्यूएल सर्वर का पैकेज है, इसको हम आउटपुट डायरेक्टरी बताते हैं कि आउटपुट डायरेक्टरी एक मॉडल नाम से, मॉडल्स के नाम से एक डायरेक्टरी बनाए, जिसमें कि आउटपुट डायरेक्टरी ये मॉडल्स में सारे मॉडल्स यहाँ डाले। फिर कंटेक्स्ट जो है वो डाटा फोल्डर जो बनाए हैं अभी उसमें डाले, और जो कंटेक्स्ट फाइल बनेगी वो DMS DB कंटेक्स्ट के नाम से बनेगी। इस तरह से हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि ये इसको यूज करे और बिल्ड करे हमारे लिए। तो यहाँ पर एक गलती हुई कि हम लोगों को डेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से हम उसको कमांड रन करते हैं, और यहाँ पर हम कमांड को रन कर दिए। इस तरह से देखिए कि हमारा DB कंटेक्स्ट तैयार हो गया। एक बार हम DB कंटेक्स्ट को देखते हैं जो जो चीज़ें हमने सोचा था वो हुआ या नहीं। देखिए DB कंटेक्स्ट यहाँ बन गया। मॉडल में हमारे जितने भी डाटाबेस में टेबल बने हुए थे उसके सारे मॉडल्स आ गए। अब अगर मॉडल को खोल के आप देखिएगा तो मॉडल सारे हमारे बन गए। अगर हम इसको बनाने जाते तो काफ़ी समय लगता मेरा। तो इतने सारे मॉडल्स जो हैं ये हमारे रेडी हो गए। यही हुआ हम लोगों को इसका फायदा कि हम लोग जो स्काई फोल्ड किए तो स्काई फोल्ड करने से ये हो गया। अब DB कंटेक्स्ट को खोल के देखिए तो इसमें क्या होगा कि आपका ने जो कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन किया था वो कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्शन भी बन गया डाटाबेस से, और ये सारा कुछ आपका जितना भी प्राइमरी की फॉरेन की था सारा कुछ इसमें डिफाइन होकर के चला गया। ये अगर आप मैनुअली ये सब काम करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। तो ये आपका क्या हुआ कि इसमें सेव हो गया। इस तरह से आप यहाँ देखिए तो आपका दो फोल्डर, एक डाटा और एक
मॉडल बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो कि दो फोल्डर और बना देते हैं। एक फोल्डर हम क्या करते हैं कि डीटीओज के लिए बना देते हैं, कि जो हमारा डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम बनाते हैं, और एक डीटीओज का बना देते हैं। फिर एक और अगर कोई व्यू मॉडल हमारा होगा जिसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो डीटीओज बेसिकली क्या होगा कि हमारा मॉडल का ही एक रेप्लिकेट होगा जिसमें कि रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कुछ व्यू मॉडल भी बनाते हैं। व्यू मॉडल की कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो व्यू मॉडल्स हम बनाते हैं। ये दो फोल्डर में बाद में हम यहाँ से अभी कुछ भी जनरेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि सब कुछ अब यहाँ डीटीओ जो भी जनरेट करेंगे, सारा डीटीओ हम जनरेट करेंगे चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा अभी डेल लेयर कंप्लीट हो गया। डेल लेयर को एक बार फिर से बिल्ड करके देख लीजिए, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये हमारा अब कोई इशू नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डेल लेयर का रेफरेंस जो है हम पहले रेफरेंस ऐड कर देते हैं बेल में। बेल में बेल में डिपेंडेंसी में जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस में जाइए, यहाँ पर हमारा डेल है, डेल को इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रेफरेंस आ गया। तो क्या होगा कि हमारा डेल का रेफरेंस बेल में गया। अब हम एपीआई में जाएंगे और एपीआई में हम क्या करेंगे कि देखिए इसका रेफरेंस जो है हम यहाँ पर बेल का रेफरेंस ऐड कर देंगे। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, यहाँ पर हम बेल का रेफरेंस ऐड कर दिए है। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि डेल लेयर जो है बेल लेयर, इसका डीएलएल बेल लेयर में कॉल होगा और बेल लेयर का डीएलएल जो होगा इस एपीआई में लेयर पे कॉल होगा। तो इस तरह से हमारा जो है डेल का स्ट्रक्चर अभी बन गया है। हम फिर इस बेल का स्ट्रक्चर को अब देखेंगे और बेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब फिर एपीआई पे जाएंगे और फिर आगे हम काम करते हैं। तो फिर हम इसको बनाते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग डेल लेयर को स्ट्रक्चर्ड किए थे, और डेल लेयर के बाद अब हम बेल लेयर को स्ट्रक्चर्ड करते हैं एपीआई में। और बेल लेयर को स्ट्रक्चर करने के लिए हमने जो डिफाइन किया था, तो पहले वीडियो में पहले पार्ट में हमने बताया था कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उसे देख लीजिए, जहाँ पर कि हमने डिफाइन किया था कि कंट्रोलर होगा, फिर सर्विस होगी, यूनिट ऑफ वर्क होगा, और रिपोजिटरी को यूज करेंगे, डीबी कंटेक्स्ट यूज करेंगे, और डाटाबेस यूज करेंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि कंट्रोलर जो है सर्विस को रिक्वेस्ट देगा, सर्विस जो है यूनिट ऑफ वर्क को कॉल करेगा, यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी को कॉल करेगा, और रिपोजिटरी जो है वो डीबी कंटेक्स्ट को कॉल करेगा, और डीबी कंटेक्स्ट जो है डाटाबेस को कॉल करेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम बनाने जाएंगे और जनरेट करने जाएंगे तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो काम हम मैनुअली कर सकते थे वो काम हम लोगों ने मैनुअली किया, कि हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया मैनुअली। और फिर हम लोगों ने डेल लेयर में क्या किया कि हम लोगों ने कंटेक्स्ट क्लास बनाना था, मॉडल बनाना था। तो हमने स्कैफोल्ड का यूज़ किया, और स्कैफोल्ड को यूज़ करके हम लोगों ने वो सारे मॉडल्स जनरेट कर लिए और कंटेक्स्ट क्लास जनरेट कर दिया। तो वो इससे फास्ट हो सकता था एआई के बिना यूज़ किए। तो हम उसको जो माइक्रोसॉफ्ट जनरेट करके देता है हम माइक्रोसॉफ्ट से जनरेट करवा लेंगे, और जो कुछ हमको एआई जनरेट करके देगा हम उसको एआई से जनरेट कर देंगे। तो मेरा मोटो यही है कि जो कि हम शुरू से इस मोटो के साथ ये सीरीज शुरू किए हैं और ये वीडियो बनाने का शुरू किए हैं कि हम एआई के आने के बाद जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको कैसे कम कर सकते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। तो मेन चैलेंज यही है, और इसको अगर हम ओवरकम कर लेते हैं, इस पर हम विजय पा लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है और हमारी डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल होगी वो छोटी हो जाएगी, और हम अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं, और प्रॉम्प्ट जनरेट करके हम चैट जीपीटी को देते हैं, और चैट जीपीटी से वो सारा कुछ रिपोजिटरी मेथड, यूनिट ऑफ
वर्क मेथड, सर्विस लेयर, ये सब जितने भी इंटरफेस होंगे सारे के सारे हम अपने से अगर जनरेट करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम प्रॉम्प्ट के जरिए कोशिश करते हैं कि हम चैट जीपीटी से ये सब सारी चीज़ें जनरेट करवाएं। तो हमने क्या किया कि एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया। प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमने कहा ऐसे, हियर इज द माय एम्प्लॉय मॉडल, आई वांट इंटरफेस क्लासेस एंड मेथड्स फॉर माय .NET Core API structure. It has a generic repository, a model repository, unit of work, a service layer, exception handling, a common response for the error or success. Please generate code separately for each. तो सब कुछ मैंने बता दिया शॉर्ट में कि हम क्या क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और स्ट्रक्चर को कैसे रखेंगे। हमने एक मॉडल भी इसके साथ साथ दे दिया जो हमारा एम्प्लॉय का मॉडल था। हमने एम्प्लॉय का मॉडल भी दिया और साथ ही साथ हमने इसको फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताया कि हमारा इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। बेल का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर हमने समझाया और उसमें बता दिया कि हम कहाँ क्या रखना चाहते हैं और इससे कहा कि जो कि आप मेरे लिए इस तरह से जनरेट कीजिए। तो इसको अगर आप देखेंगे तो जनरिक रिपोजिटरी, मॉडल रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क, सर्विस, एक्सेप्शन, व्यू मॉडल और कॉमन क्लास और फंक्शन और कंट्रोलर ने बताया हम कि कंट्रोलर में भी आप कंट्रोलर भी हमको बना के दीजिए। तो अब देखते हैं कि हमारे लिए चैट जीपीटी जो है ये सारा चीज जनरेट करता है या नहीं करता है। तो चैट जीपीटी में हम देखते हैं क्या कि जैसे चैट जीपीटी जो है हमारे लिए ये जनरेट किया है या नहीं किया है। तो हम चैट जीपीटी पर चलते हैं और चैट जीपीटी पर देखते हैं कि चैट जीपीटी कैसे हमारे लिए ये सारा चीज जनरेट किया। तो एग्जैक्टली आप देखिएगा कि जो प्रॉम्प्ट हमने बनाया था वो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पेस्ट किया। और फास्ट जनरेट करने के लिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसे समय लगता है जनरेट करने में थोड़ा सा, तो इसलिए हमने पहले से जनरेट करके आपको रखा है। और आप मिलाइएगा प्रॉम्प्ट को तो एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट है जो मैंने वहाँ आपको दिखाया। और यह सारा कुछ हमने इसे फोल्डर स्ट्रक्चर भी उसी तरह से जस्ट कॉपी पेस्ट है। तो सब कुछ मैंने समझाया और ये एग्जैक्टली समझा भी उस चीज़ को। और जितना आप इसको चैट जीपीटी को अच्छी तरह से समझाइएगा वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब देखिए कि इसमें इसने जो रिजल्ट बना के दिया है ये रिजल्ट हमारे लिए काम का है या नहीं है, देखते हैं। तो इसने क्या किया कि पहले स्ट्रक्चर तो इसने सही फॉलो किया और इसने बताया समझाया हमको कि जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर को ये समझ रहा है। अब यहाँ पर इसने एक एम्प्लॉय मॉडल बनाया। तो हम इस एम्प्लॉय मॉडल को क्या करेंगे, डीटीओ के रूप में यूज कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। तो हम इसको डीटीओ के रूप में यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसमें डीबी कंटेक्ट, तो ये हमारा ऑलरेडी पहले से जनरेट है। तो यहाँ पर फिर अब एक तरफ से ये बनाना शुरू किया। इसने कहा कि जेनरिक रिपोजिटरी में हम बिल में जाएंगे, जेनरिक रिपोजिटरी बनाते हैं। इसने जेनरिक रिपोजिटरी का इंटरफेस बनाया जिसमें कॉल बाय एसिंक है, कॉल बाय गेट ऑल एसिंक है, फाइंड बाय एसिंक है, एज एसिंक है, अपडेट है और रिमूव है। तो मोस्टली जो जेनरिक रिपोजिटरी होती है ये हमारा सब जगह यूज होता है। यही जो 6 मेथड है मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो CRUD ऑपरेशन यूज करते हैं और आईडी से फाइंड आउट करते हैं, ऑल फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब हम मोस्टली यही यूज करते हैं। और इसको इसने बना दिया, सही बनाया। फिर इसने जेनरिक रिपोजिटरी के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। फिर आप देखिए कि मॉडल इसने बनाया, आई एम्प्लॉय का रिपोजिटरी बनाया। तो आई एम्प्लॉय के रिपोजिटरी में इसने क्या क्या एक इंटरफेस बनाया और इसने गेट बाय लॉगिन नेम एसिंक। तो ये मेथड जो है ये मेथड ऑलरेडी आप देखे होंगे कि ये मेथड उसमें जेनरिक में नहीं है। तो जेनरिक से अलग हट करके एक मेथड इसने बना दिया। बाद बाकी जितने भी मेथड हैं वो सारे जेनरिक यूज हो जाएंगे। अब हमको एक्स्ट्रा कोई भी मेथड बनाना होगा एम्प्लॉय के लिए तो हम क्या करेंगे कि इसी में ऐड करते चले जाएंगे और वो उसको यूज फिर कर लेंगे। यहाँ पर इसने क्या किया कि जैसे एम्प्लॉय का रिपोजिटरी बनाया तो जेनरिक जो वहाँ पर 6-7 मेथड बनाए थे वो तो यूज हो ही जाएगा। यहाँ पे इसको इनहेरिट किया है जेनरिक मेथड को, तो ये सारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूज हो जाएंगे। और इसके साथ ही इनहेरिट किया है आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी को, तो वो भी कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क था, यूनिट ऑफ वर्क में इसने यूनिट ऑफ वर्क को डिफाइन किया, उसके जो इंटरफेस थे उसको डिफाइन कर दिया और यहाँ पर सेव चेंजेस किया है। अब इसी को फिर इसने क्लास के रूप में इसको डिफाइन कर दिया और डिफाइन करके कंटेक्स्ट को डिफाइन किया। और एम्प्लॉय का जो
का टेक्स्ट बना था उसको भी डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर सारा सेव चेंजेस और डिस्पोज को कॉल कर लिया। यही दो मेथड ये कॉमन जो है कॉल होता है। तो कॉमन यहाँ पर क्या किया कि यूनिट ऑफ वर्क के थ्रू इसे कॉल कर लिया। बाद में यूनिट ऑफ वर्क पर अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगी या नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो फिर हम यूनिट ऑफ वर्क पर डिटेल में बताएंगे कि यूनिट ऑफ वर्क का क्या रोल होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हमको ये हेल्प करता है। इस अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम जब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आगे सीरीज आती जाएगी वीडियो की, तो उस पर हम डिटेल में इस सब चीज़ को डिस्कस करते चले जाएंगे कि फिर इसका क्या जरूरी है, क्यों यूज करते हैं, ये हम आगे डिटेल में देख लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये सारा कुछ रिस्पॉन्स हमको अभी बना के दिया या नहीं दिया। हमने इसको कहा था कि हमें एक एपीआई रिस्पॉन्स चाहिए, कॉमन रिस्पॉन्स चाहिए सक्सेस और फेल के लिए। तो हमारे पास ये बन के आ गया है कि कॉमन रिस्पॉन्स इसने बना दिया, जिसमें कि हमारा क्या होगा कि सक्सेस मेथड होगा, ट्रू और फॉल्स के लिए मैसेज होगा, डाटा होगा, लिस्ट ऑफ एरर है। कोई कोई इसको रखते हैं और नहीं रखना चाहते हैं आप इसे इसे हटा भी सकते हैं। फिर हम एक्सेप्शन में देखते हैं कि एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन भी हैंडलिंग करने के लिए मैंने इसे कहा था। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इसने एक्सेप्शन को कॉल किया है। तो एक्सेप्शन को एपीआई एक्सेप्शन में इसने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की कोशिश की है। देखेंगे कि ये कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है, नहीं करता है। तो फिर इसको हम इसी को इम्प्रूव करने के लिए भी बोलेंगे, और हम फिर इसी से इम्प्रूव भी करवाएंगे। फिर यहाँ पर आई इम्प्लॉय सर्विस की बात थी, जो कि सर्विस लेयर भी हमने बनाने के लिए बोला था। तो सर्विस लेयर भी बना, सर्विस का इंटरफेस भी बनाया, और उसने यहाँ पर गेट ऑल इम्प्लॉय ऐसी एक मेथड को कॉल करके इसने दिखाया है कि सर्विस के लिए और भी मेथड हमें जरूरत पड़ेगी, हम इसे कॉल करवा लेंगे, हम इससे ही डेवलप करवाएंगे। अभी तो एक देख ही सकते हैं कि एक एम्प्लॉय के लिए एक मेथड को हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, बाद में हम इसे और भी मेथड जनरेट करेंगे। तो ये देखिए कि फिर इसने किस तरह से उसे बना के दिया है। सर्विस का एम्प्लॉय का सर्विस भी बना दिया इसने, रिपोजिटरी का क्लास को डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पासवर्ड हेल्प, हमने कॉमन क्लास और फंक्शन को एक जगह यूज करने के लिए कहा था, तो इसमें पासवर्ड हैश के लिए एक फंक्शन बनाया और इसमें पासवर्ड को हैशिंग कर दिया। और यहाँ पर देखिए फिर इसने क्या किया, कंट्रोलर भी बना दिया, और कंट्रोलर में भी इसने सर्विस को कॉल कर लिया है, और सर्विस को कॉल करके इसने दिखा दिया कि कैसे हमारा ये कॉल होगा। और एक मेथड जो उसने सर्विस में डिफाइन किया था उस मेथड को यहाँ पर कॉल भी कर लिया। साथ ही साथ इसने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी यूज करने के लिए बता दिया कि आपने जितने भी इंटरफेस बनाए हैं, क्लास बनाए हैं, उसको आपको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में डिफाइन करना होता है। जो आपने कनेक्शन बनाए हैं उस कनेक्शन को भी आपको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए भी आपको इसने कोड दे दिया। और कोड अब इसको क्या करना है कि सारे को कॉपी पेस्ट करके हमको जो बेल लेयर होगा उसमें हम सारे कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि ये सक्सेसफुली काम करता है या नहीं करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा अभी आप मेथड देख रहे हैं, ये पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये एग्जैक्टली वर्क करता है। और सारे कोड आपको इसमें केवल और केवल कॉपी पेस्ट करना है। आप खुद सोचिए कि अगर ये सारी चीजें आप इतना सारा काम अगर खुद से करते तो आपको कितना समय लगता, और आपको ये कितना समय सेव कर रहा है। अगर कोई एरर भी आएगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, और वो भी सॉल्व चैट जीपीटी के हेल्प से ही करेंगे। चैट जीपीटी अब अच्छी तरह से समझेगा कि हमने क्या डेवलप किया, और इसी सीरीज में करते जाएंगे। हम कोई दूसरा टैब नहीं खोलेंगे, हम इसी को सेव करेंगे और इसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जो कि हमारा ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त से भी शेयर कीजिए, और मेरी मदद कीजिए। केवल लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करके। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मैं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आपको सबको कॉपी पेस्ट करके एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लेता हूँ बेल लेयर में।
वो सब अगर कॉपी पेस्ट मैं वीडियो में करूँगा तो काफ़ी। हेलो। हम लोग इससे पहले क्या किए थे कि कोड जनरेट किए थे। कोड जनरेट करके हमने देखा था कि कैसे कोड जनरेट होता है चैट जीपीटी के थ्रू। और जो कोड जनरेट किया था हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग पहले जेनरिक रेपोजिटरी तैयार किए थे। जेनरिक रेपोजिटरी में ये देखिए कि जो कोड वहाँ हमारा था आप उसको देखिए एग्जैक्टली हमने यहाँ पर क्या किया कि जो कि एक जेनरिक रिपोजिटरी का फोल्डर बनाया और उसमें हमने पहले जेनरिक रिपोजिटरी में इंटरफेस का को पेस्ट कर दिया। फिर हमने जेनरिक रिपोजिटरी का जो मेथड था उसको पेस्ट कर दिया। एक थोड़ा सा चेंज था यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट में ये बी स्मॉल में लिखा हुआ था लेकिन हमारा कंटेक्स्ट में बी कैपिटल था तो हमने बस उसको चेंज किया है। आप लोग भी देख लीजिएगा जो आपको कोड जनरेट होगा आपको जब मैं ये दूंगा प्रॉम्प्ट दूंगा तो प्रॉम्प्ट में आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और नहीं हो तो प्रॉम्प्ट में आप क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यही डीबी कंटेक्स्ट का नाम भी उसमें दे दीजिएगा कि प्लीज़ यूज्ड माई डीबी कंटेक्स्ट दिस। तो इससे क्या होगा कि वही डीबी कंटेक्स्ट वो यूज़ करेगा। और तो उसमें आपको वहाँ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ देखिए कि जो कि एम्प्लॉय का रिपोजिट इंटरफेस में उसने एक मेथड दिया था, मैंने उस मेथड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय का जो रिपोजिटरी था उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सर्विस में इसने जो दिया था सर्विस का इंटरफेस मैंने एज इट इज़ एक मेथड दिया था, एक मेथड को हमने दिखा दिया और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रिटर्न लिया था, ये भी मैंने कर दिया। यूनिट ऑफ वर्क का इसी तरह से फोल्डर बनाया और यूनिट ऑफ वर्क का फोल्डर बना करके हमने यूनिट ऑफ वर्क के जो मेथड उसने डिफाइन किए थे उसको हमने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। इसमें कोई चेंज नहीं है, कहीं पर कोई चेंज नहीं है। हाँ, अब एपीआई रिस्पॉन्स का उसने दिया था, एपीआई रिस्पॉन्स का जो मेथड दिया था हमने यहाँ पर एक व्यू मॉडल बनाया और व्यू मॉडल में हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे उसने हमको दिया था हमने एज इट इज़ क्या किया, सबके लिए एक फ़ोल्डर बनाया। एक्सेप्शन का दिया था तो एक्सेप्शन का भी फ़ोल्डर बनाया और हमने कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया है। जो एक डीबी कंटेक्स्ट का बताया मैंने कि स्पेलिंग उसका स्मॉल और कैपिटल का था तो बस वही इरर दे रहा था, बाद बाकी कोई इरर नहीं था। अब यहाँ पर हमने सारा कुछ इसमें पेस्ट कर दिया बेल में। और फिर हमने क्या किया कि एपीआई में गए। एपीआई में इसने क्या किया था कि हमें प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हमें उसने क्या किया था कि केवल दो मेथड को दिया था कि दो इसको ऐड स्कोप को ऐड करने के लिए दिया था, ये और ये। और उसने दो चीज़ें छोड़ दिया था। अगर आप उससे मांगते चैट जीपीटी से तो चैट जीपीटी ये भी दे देता, नहीं दिया था तो मैंने ये दोनों ऐड कर दिया था। आप इसको देख लीजिएगा कि ये दोनों हमने इसमें ऐड कर दिया। कनेक्शन का उसने दिया था, कनेक्शन हमने यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए कि कनेक्शन का उसने नहीं दिया था। कनेक्शन का ये मेथड तो उसने दिया था चैट जीपीटी ने, लेकिन चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर ये नहीं दिया था। तो हम ये कनेक्शन क्या करेंगे, ऐप सेटिंग में जाएंगे और ऐप सेटिंग में हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा बना था कंटेक्स्ट में हम उसको उठा करके यहाँ पेस्ट कर दिए। और ये जो नाम कनेक्शन का बना है इस कनेक्शन के नाम को हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इतना केवल हमने चेंज किया है और इतना चेंज अगर आप कर लेंगे तो ये चेंज करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगेगा। 10 मिनट में इस तरह से क्या होगा कि एक एप्लीकेशन आपका तैयार हो गया। आप इसको रन, हमने एक एंट्री कर दी है एम्प्लॉय में, क्योंकि ये मेथड जो अभी कॉल कर रहा है वो एम्प्लॉय के लिए गेट एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है। तो हमने एक एंट्री कर दी है डाटाबेस में। अब इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि बिल्ड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद इसको ट्राई कीजिए और एक्सिक्यूट कीजिए तो देखिए कि आपको ये मेथड रिटर्न हो गया। ये हेलो, हम अब स्वैगर पे आ गए हैं। तो स्वैगर पे हम देखते हैं कि रन करने के बाद एप्लीकेशन स्वैगर में क्या रिज़ल्ट आता है। तो हम यहाँ देखिए कि देखिए स्वैगर रन हो गया। अब हम हमारा एक मेथड है, एम्प्लॉय मेथड है, और इस एम्प्लॉय मेथड को यहाँ देखिए दो मेथड है, एक एम्प्लॉय का और एक वेदर फोरकास्ट का। तो वेदर फोरकास्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के साथ आता है, एप्लीकेशन के साथ आता है। और इसमें हम
और यहाँ पर जो है हम लोग मेथड को एक्सिक्यूट करते हैं, और मेथड को एक्सिक्यूट करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो कि एम्प्लॉय का मेथड एक्सिक्यूट हुआ, तो ये जो आउटपुट आया, जो कॉम हम लोगों ने रिस्पॉन्स बनाया था, ये रिस्पॉन्स है, जैसे सक्सेस का रिस्पॉन्स है, मैसेज है, डाटा है। और डाटा में हमारा जो रिज़ल्ट आया था, एम्प्लॉय के अगेंस्ट हमने रिज़ल्ट लिया था, तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड जो टेबल में डाटा था वो यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्स में। इसी तरह से दूसरे का भी होगा, तो डाटा में उसका रिज़ल्ट जिस मॉडल का भी हम देंगे उस मॉडल का रिस्पॉन्स यहाँ डाटा में आ जाएगा। एरर में अभी हमने कुछ भी यहाँ नहीं आया है, तो हमने कुछ पास भी नहीं किया, तो यहाँ पर ये नल है। तो इस तरह से हमारा जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हमको मिल गया है, और जो हम लोग एक कॉमन रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे वो कॉमन रिस्पॉन्स आ गया है। अब हम अगले वीडियो में जो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, JWT टोकन का यूज़ करेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे हम एक एक चीज़ों को ऐड करते जाएंगे जो हमको प्रोडक्शन लेवल के लिए एपीआई चाहिए, जिस लेवल की एपीआई चाहिए उस लेवल की एपीआई बनाने में हम काम करेंगे। और आगे जो वीडियो होगा वो आते जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।